हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हम बाकी का पार्ट कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था जो ख़त्म हुआ था नौकर का सुख होता है। इससे आगे जो लिटरेचर है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साले साहब ने उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर लगता था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ों या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता था और फल तोड़कर खाता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार एक भैंसे को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका और बेचारा बेज़बान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आ गया। थोड़ा सा सॉरी। ज़रूर उसने उसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से में पागल हो गई और उसका लड़का आया तो माँ ने भैंसे की मार का काल्पनिक अनुमान करके उसे डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट गई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपए में से 200 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन पर था, जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्यों हिदायत दी। शायद ये है कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा और घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा। और उसकी मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह ना किसी से यहाँ जाए और ना किसी को काम करे। कोई बाज़ार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। और उसको घर में सभी लोगों के समान तमीज़ से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं। अंत में निर्ला में बहुत उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिन तक हमारे घर में वैसा ही उदासीपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर
आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते हैं या तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने को फरमाइश की जाती है। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते हैं। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसका खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़े होकर वह पड़ोसियों को सुनते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरत की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को नौकर को तलित भूनती है और तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि 100-150 महीनावारी पर उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ़ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नौकर कमीज़ तो उसी रोज़ लाए जो भी कपड़े बन रहे थे। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा था। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था और वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ता हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता था। निर्मला छाती पीटकर कहती थी कि रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वह घर की सफाई करता और कमरे में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता और चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनवाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला क्यों उसका बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। तकलीफ बढ़ जाए। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में आ जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता। वह भी एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था और यह बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह के हंसने लगता, गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसे इच्छा रखते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी कि बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं, क्यों नहीं आती? वह मरता क्यों था? मरता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला को उसके एक फटी पुरानी दरी दे दी और घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बास्केट पर अपना बिस्तर बिछाता और वह
बिस्तर पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाई और काफ़ी झुकी हुई रहती। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न और नज़र आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसके जेब में से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ के नावे, और कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था और उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ से निर्जनता में अपनी किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था। मैं को अपने ऊंचा महसूस करता था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शानबार पर मुझे सदा गर्व रहता था। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी कुछ तुच्छ समझने लगा था। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिससे पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वयं की तरह रहता था। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना देते आई थी कि आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया में किसी कोने से नौकर ज़रूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था और घर के खूब साफ और चिकना रहता था। कपड़े चमाचम सफ़ेद और निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक घर भी से टकसासा था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई से उठाना है। इसी तरह की फरमाइशें वे बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता था। सभी रात में पहले ही से सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले ना उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलत उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूतों में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नियत बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता था, मुक्की भी लगवाता था और इतनी सारी गर्जन तर्जन करने लगता था। उसको बुरी बुरी गालियाँ देता था, उस पर हाथ छोड़ देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता था, चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूट गया तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कमज़ोर कायर करता क्यों है।
तू बैठा बैठा खाता है। रोज़ की कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी थी, हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था और किशोर ने उसे मारा तथा गालियाँ दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ़ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया मैंने मेरे माँ बाप को क्या लाकर खड़ा कर दिया? भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया? यह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहता था जो उसे बर्दाश्त न हुआ और निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझे पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदत ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उसने बचने की कोशिश करता वह कुछ भी नहीं कर सकता था। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या देख रखेगा? जाकर दूसरों के घरों में देखो तो पता चलेगा। नौकर चाकर मार भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। यह चुपचाप सुनता रहा और फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले के किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया था कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत ख़राब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया और वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी और तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई और इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वहाँ रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा। रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला ने उसे गुस्से से बुरा हाल हो गया और उसने
लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ मार जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनवाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तुझे मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों में के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा और उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई रोटियों और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब वह बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में दो दो व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। चलिए यहाँ का ये आज का ये चैप्टर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।